स्वागत है सभी दीदी का आज के हमारे इस वीडियो में। और समूह में जो दीदियाँ पैसा उधार लेती हैं उस पर ब्याज देती हैं, तो आज के वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि समूह में उधार पैसे पर जो ब्याज लगता है वो ब्याज साधारण ब्याज लगता है या फिर चक्रवृद्धि ब्याज लगता है। और साधारण ब्याज क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, दोनों का अंतर भी आपको आज हम समझाने वाले हैं। आज की वीडियो हमने अपने एक व्यूअर दीदी के कमेंट को लेकर बनाई है और इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को काफ़ी अच्छी जानकारी मिलने वाली है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक ध्यान पूर्वक देखिएगा, समझिएगा। साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर भी समझिए और ये भी जानिए कि समूह में कौन सा ब्याज लगता है, क्योंकि समूह में जो दीदी पैसा उधार लेती है वो टाइमली जो है किस्त बंधवाती है महीने की, और किस्त के अकॉर्डिंग वो ब्याज सहित पैसे को वापसी करती रहती है। लेकिन कभी कभी किसी मंथ में पैसा नहीं है तो वो लेट भी हो जाती है। तो ऐसे कई चीज़ें हैं, कई पॉइंट्स हैं जो आपको समझना जरूरी हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप कमेंट देखिएगा। काजल कुमारी जी ने यहाँ पर कमेंट किया था कि दीदी क्या समूह में क्या चक्रवृद्धि लगता है, कि अगर समूह में लोन लिए हैं तो समय पर नहीं दिए हैं तो 2 या 3 मंथ लेट हो गया हो तो यहाँ पर दीदी का पूछना है चक्रवृद्धि ब्याज लगता है या फिर साधारण ब्याज लगता है। तो दीदी अब यहाँ पर समझ लीजिए साधारण ब्याज क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। जैसे आपके समूह में 1% ब्याज मासिक लगता है, यानी कि महीने में 1% ब्याज। प्रतिशत का मतलब प्रत्येक 100 रुपये पर 1 रुपया, प्रत्येक 100 रुपये का मतलब होता है प्रतिशत। तो 1 रुपया बता रहा है प्रत्येक 100 रुपये पर महीने में, यानी महीने में 100 के नोट पर 1 रुपये का ही आपको ब्याज देना है। अब जितने रुपये आपने उधार लिए हैं वो 1 रुपये प्रतिशत के हिसाब से आपका उतने रुपए पर ब्याज बनता है। तो देखिए साधारण ब्याज कैसे क्या होता है वो समझिए, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है वो समझिए। देखिए दीदी समूह में 10,000, 15,000, 25,000, 40,000 रुपये लेती उधार हैं, लेकिन यहाँ पर आपको सरल तरीके से समझाने के लिए हमने यहाँ पर 600 रुपये लिखे हैं। मान लीजिए कि समूह की किसी दीदी ने समूह से उधार 600 रुपया लिया है और वो उसे 3 महीनों में अदा करने के लिए बोल रही है, और वो बोल रही है कि हम हर महीने में 200 रुपया मूलधन का जो है वो किस्त जमा करेंगे और साथ में उसका 1% ब्याज हम अदा करेंगे। तो अब पहले महीना जब 1 महीना उसका पूरा हो जाएगा तब वो आएगी और आपको 200 रुपये का किस्त देगी और 600 रुपये का जितना ब्याज बनता होगा वो आपको दे देगी। ठीक है, कैसे देखिए, जब महीना पूरा हुआ तो पहले 1 महीना वो आई, मीटिंग हुई, सबने कहा हाँ दीदी जी आपने 600 रुपया उधार लिया था और आपका 1 महीना पूरा हो गया है, आपने 200 रुपये की किस्त बंधवाई थी तो 200 रुपये आप जमा कीजिए किस्त के और 1% के हिसाब से 600 रुपये का ब्याज दीजिए। तो 1% के हिसाब से 600 रुपये का ब्याज कितना बनता है, वो बनता है 6 रुपया। कितना? 6 रुपया। तो दीदी 200 रुपया देगी और प्लस 6 रुपया देगी। ठीक है, तो कुल मिला के 206 रुपया जो है दीदी जमा करेगी, जिसमें 200 रुपया उसका मूलधन है और 6 रुपया उसका ब्याज है। समझ में आया? ठीक है, फिर दूसरा महीना पूरा होगा तो दूसरे महीने भी दीदी आएगी और आने के बाद फिर उसका जो है 600 से 200 रुपया वो दे ही गई थी 1 महीने में, तो अब उसके ऊपर केवल 400 रुपये बाकी रह गए थे। तो अब दीदी फिर से आपको 200 रुपये का जो किस्त है वो देगी और अब वो 400 रुपये का ब्याज देगी, 600 का नहीं, क्योंकि 600 में से 200 रुपये तो आपकी तरफ आ ही गए हैं, उसके ऊपर केवल 400 रुपये रह गए हैं। तो 400 का जो ब्याज बनता है महीने का तो वो दूसरे महीने में 4 रुपया बनता है। तो 204 रुपया अब दीदी आपको देगी, यानी जितना जितना उसका पैसा समूह में जमा होता रहेगा उसकी तरफ कम होता रहेगा उधार का पैसा, वैसे वैसे ब्याज भी कम होता रहेगा। ठीक है, मान लीजिए कि दीदी जो है तीसरे महीने में आई या नहीं आई, उसने पैसा जमा नहीं कर पाया और उसके ऊपर जो है वो 400 रुपये में से 200 दे गई थी तो 200 रुपया ही रह गया था। अब वो आई तो 200 रुपये जो है वो बोली कि हम जमा नहीं कर पाएंगे, हमारे पास अभी पैसा नहीं है। तो इस महीने क्या होगा कि उसके ऊपर 200 रुपये का मूलधन रह गया था
और उसका 200 रुपये जो रह गया था उसका ब्याज भी 2 रुपया था। 202 रुपया उसको जमा करना था। 202 रुपया वो नहीं दे पाई और वो सिर्फ बचत के 10 रुपये जमा करके चली गई। तो अगले महीने फिर चौथे महीने में आएगी और फिर वो क्या बताएगी कि हमारा 202 रुपया पिछले महीने में था जमा करने को, जो अब हमें जमा करना है। तो दीदी बोलेगी कि पिछले महीने में आपने 200 रुपया जो आपके ऊपर रह गया था वो आपने किस्त जमा नहीं करी थी। वो 200 रुपया आपका पिछले महीने टाइम पूरा हो गया था, लेकिन आप किसी कारणवश नहीं जमा कर पाई और अब आपका चौथा महीने में भी 1 महीना और पूरा हो गया है। तो पिछले समय आपके पास 200 रुपये रह गए थे जिस पर 2 रुपये ब्याज बना था, लेकिन चौथे महीने में जब आप आई हैं तो फिर भी आपके ऊपर 200 रुपया ही है और फिर पिछले महीने का 2 रुपया ब्याज और इस महीने का 2 रुपया ब्याज, अब आपके ऊपर 4 रुपया ब्याज बनता है। तो आप 204 रुपया जमा करेंगी, यानी कि जितना पैसा आपके पास रह गया है समूह को वापस करने के लिए, वो पैसा आप जितने महीने अपने पास रखेंगी, हर महीने का उतना ही ब्याज अगले महीने में जुड़ता रहेगा। ठीक है, समझ आ गया? जो पैसा आप दे देंगी वो ब्याज आपका कम हो जाएगा। ये साधारण ब्याज होता है जो आपकी समझ में आ गया होगा। अब दीदी का प्रश्न है कि हमने समूह से जो पैसा लिया है उस पर समूह में चक्रवृद्धि ब्याज लिया जा रहा है। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है उसको समझ लीजिए। जैसे आपने समूह से 600 रुपया लिया और 600 रुपया लेने के बाद आपको 200 रुपया हर महीने की किस्त जमा करनी है। तो आपका पहला महीना जब पूरा हुआ तो आप 200 रुपये का अपना किस्त लेके गए और 600 रुपये पर जो आपका 1% ब्याज था उसका 6 रुपया बना, वो आप लेकर के गए। आपने कुल जो है 206 रुपया जमा कर दिया। ठीक है, अब आपके ऊपर 400 रुपये जो है वो रह गए हैं। 1 महीने का दीदी ने 200 रुपये की किस्त और ब्याज मिलाकर 206 रुपये जमा किए, 400 रह गए उनके ऊपर। अब दूसरे महीने में दीदी आएंगी तो दूसरे महीने में भी उनको फिर 200 रुपये की किस्त जमा करनी होगी और 400 रुपये पर जो ब्याज बना है वो 4 रुपये बना है 1% के हिसाब से। तो 204 रुपया दीदी को जमा करना होगा दूसरे महीने में। ठीक है, तो दूसरे महीने में 204 रुपये दीदी जमा करेंगी, लेकिन अब दीदी बोलती है कि हमारे पास पैसा नहीं है और ये 204 रुपये का जो पैसा है ये हम इस महीने जमा नहीं कर पाएंगे। तो अब दीदी चली जाएंगी अपना 10 रुपये की बचत जमा करके और तीसरा महीना में आएंगी, यानी ये महीना पूरा हुआ पर यहाँ पे उन्होंने कुछ भी जमा नहीं किया। ठीक है, ना तो मूलधन 200 रुपये ना ब्याज। ठीक है, 204 रुपये यहाँ पर जो है इनके ऊपर रह गए। ठीक है, 204 रुपये इनको जमा करने के लिए थे। टोटल तो इनके ऊपर 400 रुपये बाकी हैं, जिसमें से किस्त के 200 रुपये थे और 4 रुपये ब्याज के थे। अब जब तीसरे महीने दीदी आएंगी, अब तीसरे महीने में क्या है, फिर जब जो है आपको जमा करने होंगे पैसे, तो आपका जो है दूसरे महीने का 200 रुपये की किस्त और तीसरे महीने की 200 रुपये की किस्त, यानी कि 400 रुपये आपके हैं और 400 रुपये आपके ऊपर रह गए थे क्योंकि आपने 600 रुपये लिए थे और 3 महीने में 200 200 200 करके अदा करने थे। दूसरे महीने का भी आपके ऊपर बाकी है और इस महीने का भी आपके ऊपर बाकी है। तो आपको 400 रुपये और प्लस जो ब्याज था वो आपको जमा करना है। तो पिछले महीने का 4 रुपया आपका बना था, आपने कुछ भी पैसे जमा नहीं किए, तो अगले महीने भी आपके ऊपर 4 रुपये का ब्याज बना, तो कुल 8 रुपये का आपके ऊपर ब्याज बन गया। तो 408 रुपया आपके ऊपर बनता है। ठीक है, लेकिन अभी आप क्या कहेंगे कि पिछले महीने हमने पैसा जमा नहीं किया था तो मेरे ऊपर 204 रुपये पिछले महीने का बाकी था, वो हम जमा करेंगे। तो अगर जो है समूह में आप इस तरह से पैसा जमा कर रही हैं तो पिछले महीने का अगर आप इस महीने जमा करेंगी तो फिर इस महीने का आपको अगले महीने में जमा करना पड़ेगा, क्योंकि जिस महीने का आप पैसा जमा नहीं करेंगी वो पैसा भी आपको अगले महीने देना है और अगले महीने का भी किस्त ब्याज देना है, तो डबल हो जाएगा ना। तो इस प्रकार से अब आपको ये समझना है कि अगर आप ये वाला और अगले महीने का मिला कर देंगी तो डबल देना होगा। अगर आप पिछला वाला बाकी जो रह गया था वो अगले महीने दे रही तो अगले महीने का और अगले महीने आपको देना पड़ेगा। तो आप दीदी कहेगी नहीं, हम पिछले महीने का 204 रुपया बाकी था वही जमा कर पाएंगे, वही लेकर आए हैं।
तो अब अगर चक्रवृद्धि ब्याज की नज़र से देखा जाए तो क्या होगा कि दीदी के ऊपर 204 रुपया पिछले महीने बाकी रह गया था जमा करने के लिए, लेकिन वो जमा नहीं की थी। टोटल 400 रुपया उनके ऊपर था, क्योंकि 400 रुपये 600 रुपये में से रह गए थे ना, तो 400 रुपये जो है उनके ऊपर जो रह गए थे अभी भी उनके ऊपर हैं, क्योंकि वो जमा नहीं कर पाई थी। तो 400 रुपये ही देखे जाएंगे, जो पैसा उधार रह जाता है वही देखा जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी के पास 5 रुपये थे और आपको 2 रुपये देने आया, आपने उससे रुपये नहीं लिए, वो वापस लेके चला गया, तो जो 3 रुपये उसके पास बचे थे वापस 2 रुपये गए, तो फिर उसी के पास 5 रुपये हो जाएंगे ना, तो 5 ही रुपये तो उसके पास रहेंगे। तो अब बाद में भी उससे पैसा ले आओगे तो उसके पास 5 रुपये पूरे ही तो होंगे। तो दीदी के ऊपर 400 रुपया रह गया। अब 400 रुपया रह गया है तो वो जो 400 रुपया है उस पर पिछले महीने का जो ब्याज बना था वो 4 रुपये था। साधारण ब्याज में क्या होता है कि आपके ऊपर 400 रुपये अगर रह गए हैं, 400 रुपये पे 4 रुपये बने, आप जमा नहीं कर पाई, अगले महीने आप गई, आपने 400 रुपये दे दिए और फिर 4 रुपये पिछले महीने का ब्याज और 4 रुपये अगले महीने का ब्याज, दोनों मिला के 8 रुपये आपने ब्याज के दे दिए। तो 400 रुपये जो आप पर बाकी रह गए थे वो आपके जमा हो गए, 8 रुपये पिछला अगला मिला करके ब्याज जमा हो गया, 408 रुपये आपके जमा हो गए, हिसाब फाइनल हो गया। लेकिन अगर चक्रवृद्धि ब्याज में देखा जाए तो आपके ऊपर 400 रुपये रह गए थे और 400 रुपये पर आपका पिछले महीने 4 रुपया ब्याज बनता था और टोटल आपका पिछले महीने 404 रुपया था। तो अब आपका जो है, अब जब जमा नहीं कर पाई तो अगले महीने जब आप आओगी तो आपको 404 रुपया पर ब्याज देना होगा, 404 रुपया पर ब्याज देना होगा, ठीक है। तो 404 रुपया पर, यानी कि 400 पर भी ब्याज लगेगा और ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज। समझ में आ गया आपके? तो साधारण ब्याज में ब्याज पर ब्याज नहीं लगता है, केवल मूलधन पे जो उधार पैसा उस पर ही ब्याज लगता है। और चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन पर भी ब्याज लगता है, ब्याज पर भी ब्याज लगता है। अगर आप समय से पैसा नहीं जमा कर पाए हैं तो आपके पैसे पर जो ब्याज है उस ब्याज को मिलाकर टोटल पैसे पर फिर ब्याज लगेगा। ये फ़र्क है साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज में। तो समूह में चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लगता है, समूह में साधारण ब्याज लगता है, ये बात आप समझ लीजिए। और हर महीने जो पैसा आप अदा कर देंगी उसका आपका ब्याज कम होता जाएगा। अगर आप किसी महीने में पैसा नहीं दे पाई हैं, जितना ब्याज आपका लगता है वो उतने ही पैसे पर लगेगा जितना पैसा आपके पास है अभी वापस करने को। समझ लीजिए अच्छे से, ये चीज़ें हैं जो आपको समझना है और अपने हिसाब से हिसाब किताब करके पैसे को समझ के तब पैसे को अदा करें समूह में। और समूह के जो पदाधिकारी हैं वो भी इसी प्रकार से समझ कर लें। तो चक्रवृद्धि ब्याज तो समूह में कहीं भी नहीं लगता है, साधारण ब्याज ही लगता है। तो आशा करते हैं कि आज की वीडियो से आपको समझ आ गया होगा। और आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। आज की वीडियो को पूरा एंड तक देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।